नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही पर्यावरणीय खबरों के स्टैटिक पोर्शन पर आपसे बात करते हैं ताकि इन खबरों की एक व्यापक समझ आपकी बन सके। सामान्यतः इस प्रोग्राम में 4 से 5 खबरों को शामिल किया जाता है। तो इस बार की कौन सी खबर है जिन पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं? हमारी पहली खबर होगी छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव जंगल के बारे में। इसको लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ है, इसलिए चर्चा में था। साथ ही हाल ही में प्रथम वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन यानी फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट भी जारी किया गया है। तो किस संस्था के द्वारा ये जारी किया गया है और इसका मुख्य मूल्यांकन क्या है, उस पर विस्तार से बात होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के माध्यम से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और उससे मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात फिर से कही है। तो पराली जलाना किस प्रकार से आर्टिकल 21 के अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में जारी की गई है। तो इन खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना यह है कि हाल ही में दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, जबकि कई शाखाओं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे दिल्ली स्थित करोलबाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। उसी प्रकार से इंदौर शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 11 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। इन शाखाओं में जाकर के आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की दुविधा है तो 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। सफलता की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पहला टॉपिक है हसदेव जंगल। हसदेव जंगल जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि हसदेव जंगल में बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा विस्तारित क्षेत्र कोयला भंडार का भी पड़ता है और हाल ही में यह कोयला खनन के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे यहाँ पर रहने वाली मुख्यतः कई आदिवासी जनजातियों द्वारा इसका विरोध किया गया है और इसलिए ये मुद्दा पटल पर आ गया है। तो हसदेव जंगल के बारे में, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में हम दूसरे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हसदेव जंगल के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं कि इसका पारिस्थितिकीय महत्व क्या है, इकोलॉजिकल महत्व क्या है, उसके अंतर्गत इसकी किस प्रकार से इंपॉर्टेंस स्थापित होती है। इसकी अवस्थिति देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में यह हसदेव जंगल पड़ता है, जहां पर एक बहुत बड़ा कोल फील्ड भी है, यानी कोयला खनन क्षेत्र भी है। और सामान्यतः इसकी जो अवस्थिति है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में ज्यादा पड़ती है, कुछ और जिलों को भी ये कवर करता है। इसके स्थान के बारे में बात करें तो उत्तरी छत्तीसगढ़ के लगभग 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखें, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें तो हाथी और बाघ जैसी महत्वपूर्ण लुप्त प्राय प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं, जिनको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि भारत सरकार द्वारा उन्हें हाईएस्ट स्तर का, उच्च स्तर का संरक्षण प्राप्त है, ताकि उनके इकोलॉजिकल महत्व को ध्यान में रखते हुए संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। इस जंगल में यानी हसदेव जंगल में पक्षियों की लगभग 82 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहां पर 167 वानस्पतिक प्रजाति भी पाई जाती हैं और उनमें से ऐसा माना जाता है कि 18 प्रजातियां एंडेंजर्ड हैं, यानी संकटग्रस्त हैं। इसका मतलब यह हुआ यहां पर विभिन्न संकटग्रस्त वानस्पतिक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी महत्व के कारण, इसके इकोलॉजिकल महत्व के कारण ही इसे छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, तो आप देख सकते हैं इसे छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में भी परिभाषित किया जाता है हसदेव जंगल को। तो इसके पारिस्थितिकी महत्व को ध्यान में रखते हुए ही इसे इस प्रकार के नाम से संबोधित किया जाता है। अगर यहाँ के कोयला खनन विवाद की स्थिति को देखें तो लगभग 1.369 बिलियन टन प्रमाणित कोयला भंडार यहां पर माना जाता है। खनन प्रस्तावों में यहाँ का एक महत्वपूर्ण कोल फील्ड है, जिसको हम परसा ईस्ट कांटा 52 कोल फील्ड के नाम से, PEKBC के नाम से जानते हैं।
खनन गतिविधियों से यहाँ की पारिस्थितिकी पर, यहाँ के स्थानीय समुदायों पर, खास तौर से यहाँ के आदिवासी समुदाय जैसे उराव पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना है। और इसी के कारण यहाँ पर जितने गांव स्थित हैं उनके द्वारा कोयला खनन के विस्तार को दी गई मंजूरी का विरोध किया जा रहा है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया था, क्योंकि कोयला खनन से यहाँ के जनजातीय समुदाय की आजीविका, जो कि यहाँ के जंगलों पर निर्भर है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। मूल निवासी समुदायों के अंतर्गत यहाँ पर गोंड जनजाति, उरांव जनजाति जैसी महत्वपूर्ण जनजातियां आती हैं, जो अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर है। और इसी के कारण इनका विरोध किया जा रहा है, कोल विस्तार का विरोध किया जा रहा है, कोयला खनन के विस्तार का विरोध इनके द्वारा किया गया है। तो इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली। हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2024 की एमिशन गैप रिपोर्ट यानी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गई है। सामान्यतः ये रिपोर्ट हर साल होने वाली जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी यूएनएफसीसीसी की जो बैठक है, उससे ठीक पहले एमिशन गैप रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। एमिशन गैप रिपोर्ट इसलिए प्रस्तुत की जाती है जिससे अलग अलग देशों को ये एहसास दिलाया जा सके, ये बताया जा सके कि जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो प्रयास आवश्यक हैं, उनके बीच किस प्रकार से एक अंतराल बना हुआ है। यानी जितना उत्सर्जन हमें कम करना चाहिए और जितना उत्सर्जन हम कर रहे हैं, उसके बीच जो अंतराल है, उसी की ये रिपोर्ट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है एमिशन गैप रिपोर्ट। इसमें किस तरह की बातें कही गई हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी हो चुकी है और इसकी जो थीम क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 नो मोर हीट एयर प्लीज, यानी अब और गर्म हवा नहीं। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा हुई है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी यानी वैश्विक तापन की समस्या से निपटने के लिए जरूरी है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। इसलिए यहां पर आह्वान किया गया है नो मोर हॉट एयर प्लीज। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की जाती है। एक वार्षिक रिपोर्ट है और हर वर्ष जलवायु वार्ता जो कोप बैठक होती है, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी कोप 29 की बैठक अजरबैजान के बाकू में होने वाली है और 11 नवंबर से इस बैठक की शुरुआत अजरबैजान के बाकू में हो जाएगी। तो उससे पहले ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ताकि कुछ महत्वपूर्ण चीजों को स्पॉटलाइट किया जा सके। वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को यानी ग्लोबल वार्मिंग को, वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच के अंतर को ये ट्रैक करती है। यानी अलग अलग देशों के द्वारा जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं जलवायु परिवर्तन को कम करने के अंतर्गत, और जो वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन हो रहा है, और हमारा पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत जो हमने रखा है अपना टारगेट कि वैश्विक तापन में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि नहीं होने देने है, तो इसके बीच क्या अंतराल है, किस प्रकार का गैप है, यही इस रिपोर्ट में बताया जाता है। किस तरह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई है? उत्सर्जन में तत्काल कमी करने की आवश्यकता है, इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है। सरकारों को पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापमान लक्ष्य को पार करने से बचने के लिए, यानी अलग अलग देश की सरकारें जो पेरिस समझौते 2015 के अंतर्गत तय किया गया था कि वैश्विक तापन को पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। अगर स्थिति को नियंत्रित रखना है और इस टारगेट को प्राप्त करना है और प्राप्त न होने वाली स्थिति से बचना है, तो अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन में ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को 2030 तक 42% और 2035 तक 57% तक कम करना होगा। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अनुमान भी लगाए गए हैं और ये अनुमान कहते हैं कि त्वरित वैश्विक कार्रवाई यानी इस दिशा में किसी भी प्रयास किए जाने वाले प्रयास अगर बहुत तीव्र नहीं किए जाते हैं, त्वरित वैश्विक कार्रवाई के बिना सदी के अंत तक यानी 2100 तक
2.6 डिग्री सेल्सियस से 3.1 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बढ़ सकता है, जिससे लोगों के साथ साथ उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत घातक परिणाम आएंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या लोगों की आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सभी देशों का एकजुट होने का आह्वान किया गया है। और यूएनईपी की जो कार्यकारी निदेशक हैं, जिनका नाम है इंगर एंडरसन, उन्होंने कहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को अप्राप्य होने से रोकने के लिए अभूतपूर्व वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। लोगों अलग अलग देशों को आपस में आकर के लामबंद होने की आवश्यकता है, ताकि एकजुट होकर के इस समस्या का सामना किया जा सके। एनडीसी प्रस्तुतियों के बारे में भी कुछ बातें कही गई हैं। ये बातें इस प्रकार से की गई है कि जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, उसके अनुसार अलग अलग देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपने वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित करना है कि वो कब तक अपने ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम कर लेंगे। जैसे भारत ने भी अपने एनडीसी प्रस्तुत किए हैं, और भारत ने अपने एनडीसी प्रस्तुत करने के दौरान ये लक्ष्य रखा है कि भारत वर्ष 2070 तक अपने नेट कार्बन शून्य लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यानी एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा जब भारत ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन उतना करेगा जितना उसके पर्यावरण की या टेक्नोलॉजी की उसे अवशोषित करने की क्षमता है। यानी हम किसी भी प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में योगदान नहीं देंगे, और इसी प्रकार से भारत ने अपनी आर्थिक नीतियां भी तय की है। तो एनडीसी परिस्थितियों के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीद है कि देश अगले साल की शुरुआत में ब्राजील में होने वाली कोप 30 की बैठक, कोप 20 की बैठक अभी बताई थी आपको कहां होने वाली है, कोप 29 की ये बैठक होगी बाकू में, जो अजरबैजान में पड़ता है। और अगली बैठक यानी कोप 30 की बैठक कहां पर होगी, वो होगी ब्राजील में। तो देशों से उम्मीद लगाई गई है कि वो ब्राजील में होने वाली कोप 30 की बैठक में अपने अपडेटेड एनडीसी यानी अपने जो अद्यतन नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको प्रस्तुत करेंगे, और उसमें और अधिक लक्ष्यों को, और अधिक विस्तारित लक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे, जिससे उनका पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो जाए। और क्योंकि ये कदम उठाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मौजूदा एनडीसी के पूर्ण कार्यान्वयन के बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग में 2.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब यही है इसका कि जितने भी हमारे वर्तमान कंट्रीब्यूशन एनडीसी हमने प्रस्तुत किए हैं, अलग अलग देशों ने प्रस्तुत किए हैं, अगर वो उस पर भी काम करते हैं, तब भी इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। और इसलिए जरूरी है कि कोप 30 की बैठक में अलग अलग देशों द्वारा महत्वाकांक्षी एनडीसी प्रस्तुत किए जाए, जिसमें उत्सर्जन को घटाने के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है वो त्वरित होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। उत्सर्जन में बेहद ज्यादा कमी की आवश्यकता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर बने रहने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 2035 तक प्रतिवर्ष 7.5% की गिरावट की आवश्यकता है। और वहीं पर खासकर तब जब 2023 में उत्सर्जन 57.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य यानी इक्विवेलेंट के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया हो। इस तरह की बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं। कुछ तकनीकी साध्यता के बारे में भी बातें प्रस्तुत की गई हैं, जैसे वर्ष 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 52% की कमी लाना तकनीकी रूप से संभव है, जिसकी लागत $200 प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य से कम होगी, जिसमें सौर, पवन और वन संरक्षण प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, जो कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अलग अलग उसको कम करने से संबंधित अपने टारगेट में उल्लेखनीय वृद्धि करे। साथ ही अलग अलग देशों द्वारा इस समस्या से निजात पाने के लिए जो अलग अलग प्रकार की हरित टेक्नोलॉजी है उसमें निवेश की भी आवश्यकता होगी, और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता होगी। अगर हम प्रमुख उत्सर्जकों की भूमिका देखें तो रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि सबसे बड़े उत्सर्जकों, विशेष रूप से जो G20 के देश हैं, वो सबसे बड़े उत्सर्जक माने जाते हैं, पर उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु वित्त पोषण के प्रयासों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। यानी इस रिपोर्ट में G20 के देशों से उम्मीद गई है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए विकासशील देशों और कम विकसित देशों की जो फंडिंग आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो कि G20 के अंतर्गत आती हैं उनकी बनती है। इस रिपोर्ट में ये सब बातें कही गई है। एनडीसी में कुछ जवाबदेही की भी बात की गई है, यानी जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है उसमें जवाबदेही
के संदर्भ में कहा गया है कि एनडीसी बहुत स्पष्ट होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, जिसमें सभी ग्रीन हाउस गैसों और क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। यानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड के ही उत्सर्जन को कम करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सभी ग्रीन हाउस गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसके भी आपको उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये 4 महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो ये 4 प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस मानी जाती हैं, और तभी व्यक्तियों के इनकी आधार पर कि वो इनका उत्सर्जन कितना कम करते हैं, अलग अलग देशों की जवाबदेही को तय करने की स्थितियों का निर्माण होगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बारे में कहा गया है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु लक्ष्यों को विकास उद्देश्यों के साथ संरक्षित करने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का विवरण देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें अपने विकास लक्ष्यों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के अंतर्गत किस प्रकार से तालमेल बैठाना है और उसमें किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, उसका भी विवरण देने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो लक्ष्य है उसे हासिल करना बेहद मुश्किल है और सामान्यतः ये पार हो ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्रयास रुकने चाहिए, क्योंकि एक एक डिग्री का महत्व है। एक एक डिग्री में जो परिवर्तन है वो व्यक्ति के जीवन को बचा सकता है, अर्थव्यवस्था की रक्षा कर सकता है और जैव विविधता को संरक्षित कर सकता है। आगामी COP29 की बैठक जो बाकू में होने वाली है, राष्ट्रों को एक स्थायी भविष्य के लिए क्रांतिकारी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बाकू यानी अजरबैजान में आगामी COP29 की जो बैठक है उसमें अपनी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने के लिए इस पूरी रिपोर्ट में प्रोत्साहित किया गया है, ताकि जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन के माध्यम से कहा है कि पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है और प्रदूषण से जो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, उससे व्यक्ति को आर्टिकल 21 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए जीवन के अधिकार, जो जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है, उसका उल्लंघन होता है। यानी पराली जलाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो हम इस मुद्दे को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये खबर क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने ही ये कहा है कि पराली जलाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि पराली जलाने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बेहतर स्वास्थ्य का जो अधिकार है वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार के रूप में आ जाता है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस अधिकार की व्याख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में पहले ही कहा है कि स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पर्यावरण के नुकसान से, उसके क्षरण से सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और वेलफेयर कल्याण प्रभावित होता है, व्यक्ति का, नागरिक का कल्याण प्रभावित होता है, उसका वेलफेयर प्रभावित होता है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पराली जलाना इस मौलिक अधिकार का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से ये उल्लंघन हो जाता है, पराली जलाने से किस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। जैसे पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में पर्टिकुलेट मैटर, जिसको हम पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10 के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के छोटे छोटे कण एरोसोल के रूप में जो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे आकार के होते हैं, 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे के आकार के होते हैं। ये पर्टिकुलर मैटर इतने छोटे होते हैं कि ये व्यक्ति की सांस के माध्यम से उसके लंग में प्रवेश कर सकते हैं, फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, श्वास नली से संबंधित कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकते हैं। यहां तक कि इनकी क्षमता यह भी मानी जाती है कि इनके कारण फेफड़ों का भी कैंसर हो सकता है। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। साथ ही पराली जलाने से कुछ अन्य जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें भी पैदा होती हैं, कुछ अन्य प्रदूषक भी निकलते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासतौर से दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगती है अक्टूबर नवंबर के महीने में,
तो अक्टूबर नवंबर के महीने ही वो महीना है जब दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, वहां पर पराली की फसल, जब आप उसको इस तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं, पराली क्या होती है कि जो चावल की फसल होती है और चावल की फसल कटने के बाद उसकी डांठल यानी नीचे का हिस्सा बचा रहता है, उस नीचे के हिस्से को जलाने के लिए किसान सामान्य तौर से उसको समाप्त करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं। वो उसी के कारण इस प्रकार के प्रदूषक पैदा होते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिक प्रविधियां निकाली गई है। इस प्रविधियों के अंतर्गत ये माना गया है कि जो ये पराली की समस्या है, इस पराली की समस्या से निपटने के लिए किसान इसका उत्पादक गतिविधियों के अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस पराली जलाने से और पराली का जो जलाने का जो महीना है वो अक्टूबर नवंबर का महीना है, जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में धीरे धीरे तापमान गिरने लगता है, यानी सर्दी का मौसम आ रहा होता है। तो वायु क्या है, ठंडी होकर के भारी हो जाती है, जिससे ये प्रदूषक वायुमंडल के निचले स्तरों में बने रहते हैं। इनके वायुमंडल के निचले स्तरों में बने रहने से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, PM 2.5 का स्तर बढ़ जाता है, जो AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसका स्तर बेहद ज्यादा ऊपर चला जाता है, सीवियर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, और उसके कारण दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य को भी हानि होनी शुरू हो जाती है। तो दिल्ली NCR के क्षेत्र को ये विशेष तौर से प्रभावित करती है पराली की समस्याएं। इससे श्वसन और हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां हमारे सामने आ सकती है। नागरिकों के जीवन के अधिकार को खतरे में डालता है, क्योंकि खराब वायु गुणवत्ता शारीरिक स्वास्थ्य को खतरे में डालती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पराली जलाने के कारण लगातार बढ़ता प्रदूषण नागरिकों को स्वस्थ वातावरण के अधिकार से वंचित करता है, जो अनुच्छेद 21 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। कमजोर समूहों पर विशेष तौर से प्रभाव रहता है। कमजोर समूहों पर पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण का क्या प्रभाव है? आप जानते हैं कि बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग जिनकी उम्र सामान्यतः 60-65 वर्ष से अधिक है, वो पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उनको तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। बुजुर्ग पहले से ही ज्यादातर बुजुर्ग पहले से ही किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे होते हैं, उनके लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। साथ ही जो बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े अभी विकसित ही हो रहे होते हैं जब उन्हें इस तरह के प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। तो इससे उन्हें, बच्चों को दीर्घकालिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पराली जलाने पर अगर अलग अलग तरह की राज्य सरकारें नियंत्रण में निष्क्रियता बरतती हैं, पैसिवनेस दिखाती हैं, तो इन सभी कमजोर समूहों के मौलिक अधिकारों की अवहेलना होती है। प्रभावी पर्यावरण संरक्षण को लागू करने में सरकारी चूक के कारण इन्हें असमान रूप से कष्ट उठाना पड़ सकता है। व्यक्तियों की आजीविका पर भी नकारात्मक असर पराली जलाने से पड़ सकता है, क्योंकि इससे अन्य फसलें भी, जो प्रदूषण होता है उससे किसानों की अन्य फसलें भी प्रभावित हो सकती हैं। पशुधन के प्रभाव पर भी, यानी जो मवेशी होते हैं उनके भी स्वास्थ्य इससे खराब हो सकता है, जिससे ओवरऑल उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी किसानों की कम हो सकती है, उनकी आय प्रभावित हो सकती है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, जो हमारे देश के संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसमें आजीविका के अधिकार को भी मौलिक अधिकार माना गया है। तो इस प्रकार से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए पराली जलाना खतरनाक होता है, बल्कि कृषि समुदायों की आर्थिक स्थिरता को भी ये खतरा पहुंचाता है। इसी के अलावा व्यक्ति के लिए शारीरिक और मानसिक तनाव भी पैदा करता है। खराब वायु गुणवत्ता तनाव और चिंता पैदा करती है, जीवन की समग्र गुणवत्ता को कम करती है। लोग बाहरी गतिविधियों से बचते हैं, जिससे उनका जीवन शैली गतिहीन हो जाती है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। नागरिकों को दैनिक गतिविधियों या बाहरी व्यायाम के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित करना जीवन के अधिकार के मूल तत्व के विरुद्ध है, जिसमें उनका कल्याण भी निहित होता है। अगर हम सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की बात करें, तो आप जानते हैं कि पराली जलाने से अगर लोगों को ज्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं होंगी और वो अस्पताल जाएंगे, तो जिन लोगों को अस्पताल जाकर के मौलिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना है, उससे वो अपनी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उन पर भी दबाव बढ़ेगा, और उन पर दबाव बढ़ने से व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है एक अच्छा मेडिकल सुविधा प्राप्त करने का, वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी गुणवत्ता से समझौता होते ही उसकी समग्र दक्षता भी प्रभावित होती है। तो स्वास्थ्य
जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा है उस पर बोझ पड़ता है, अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर वो निर्भर रहते हैं। पराली जलाने के अगर हम ऊपर ओवरऑल, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जो दिल्ली एनसीआर का जो पूरा क्षेत्र है ये पराली जलाने से ही यहाँ प्रदूषण होता है। पराली जलाने से प्रदूषण में योगदान तो होता है, लेकिन दिल्ली या आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं और भी कारक हैं जो यहाँ पर प्रदूषण में योगदान देते हैं। इससे ये पक्ष जानना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से केवल यही नहीं लगे कि केवल पराली जलाने से ही प्रदूषण बढ़ता है, अन्य कारक भी योगदान देते हैं। बस सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में पराली जलाने पर से संबंधित ही वो मामला था, उस पर एक निर्णय दिया है। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वे कौन कौन सी चीजें हैं जिससे यहाँ पर प्रदूषण खासतौर से अक्टूबर नवंबर महीने में बढ़ता है, क्या कारक हैं। जैसे पराली जलाने का योगदान को अगर हम देखें तो 25 अक्टूबर की स्थिति को देखें तो PM 2.5 जैसे प्रदूषकों को बढ़ाने में दिल्ली के वायु प्रदूषण में लगभग 15% का योगदान पराली जलाने से होता है। यानी दिल्ली में PM 2.5 को बढ़ाने के अंतर्गत केवल 15% का योगदान पराली जलाने से होता है। बाकी वाहन प्रदूषण का PM 2.5 को बढ़ाने में 18% के लिए जिम्मेदार है वाहन प्रदूषण। इसके अलावा IIT कानपुर, IIT दिल्ली और टेरी जो संस्था है उसके द्वारा यह विश्लेषण किया गया है। उसके द्वारा विश्लेषण में कहा गया है कि दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान द्वितीयक यानी सेकेंडरी अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक एरोसोल, सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एरोसोल के द्वारा SIA का है, जो सर्दियों में PM 2.5 का लगभग 32% हिस्सा कवर करता है। यानी अगर इन सभी चीजों को देखें, सेकेंडरी अकार्बनिक एरोसोल, वाहन उत्सर्जन, तो पराली का जो योगदान है PM 2.5 को बढ़ाने में वो इनसे बेहद कम बैठता है। अगर हम द्वितीयक अकार्बनिक एरोसोल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया मिलते हैं तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाते हैं और तभी द्वितीयक अकार्बनिक एरोसोल बनते हैं। इन्हें कहते हैं जो कि प्रदूषण में PM2 पर जो कि प्रमुख 2.5 PM 2.5 प्रदूषक माने जाते हैं। कौन कौन से, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट जो कि द्वितीयक अकार्बनिक एरोसोल है। तो इनके कारण बहुत बड़े स्तर पर PM 2.5 में ये योगदान देते हैं। तो इस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर और बाहर बायोमास जलाने से शीतकालीन प्रदूषण में 20% का योगदान होता है, तो वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन लगभग 17% या एक अध्ययन के अनुसार 15% का योगदान देता है। तो यह यहाँ पर एक अलग अलग अध्ययन की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, जो सामान्य तौर से वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को 17% पर रखा हुआ है और यहाँ पर 15% रखा हुआ है। तो इसमें जो अंतर आता है वो अलग अलग अध्ययनों के कारण आता है। तो ये स्थिति हमने जान ली। अब हम अपनी अंतिम खबर पर चर्चा करते हैं। हाल ही में IUCN ने COP16 जैव विविधता पर COP16 की बैठक कोलंबिया के कैली शहर में अभी हाल ही में चल रही है और इस बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रथम वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें किस तरह की बातें कही गई हैं इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन है जो कि 28 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया के कैली शहर में जो COP16 की बैठक हो रही है। COP16 यानी जो जैव विविधता पर CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो कि 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान ही हमारे सामने आया था। तो इसकी बैठक, इसकी भी COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 की बैठक कोलंबिया के कैली शहर में हो रही है और वहीं पर संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची के भाग के रूप में, आप जानते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में अलग अलग वन्य जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी की जाती है। कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त है, कौन सी सुभेद्य है, कौन सी कम चिंताजनक है, कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ये सारी सूचियां जारी की जाती हैं। तो अब इन्होंने IUCN लाल सूची के भाग के रूप में ही एक पहला
वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन IUCN ने जारी किया है और इसमें बताया है कि 1000 से अधिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मूल्यांकन से ये बात पता चलती है कि विश्लेषित यानी जिन वृक्ष प्रजातियों का विश्लेषण किया गया है वो प्रजातियां कितनी है, 47,282 वृक्ष प्रजातियों में से कम 16,425 प्रजातियां खतरे में है। तो खतरे की सीमा इस प्रकार से है कि विश्व की लगभग 38% वृक्ष प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, विलुप्त होने के कगार खतरे में है, अर्थात 3 में से 1 प्रजाति लगभग खतरे की स्थिति में है। अन्य प्रजातियों के साथ तुलना करें, यानी अन्य जो वन्य जीव हैं उनके साथ इसकी तुलना करें, तो जो संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों की संख्या है वो सभी संकटग्रस्त पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसृपों, रेप्टाइल्स और उभयचरों की संयुक्त संख्या से भी अधिक बैठती है, जो अपने आप में एक बहुत ही वैश्विक जैव विविधता के खतरे के रूप में इस रिपोर्ट को देखा जा सकता है। अगर हम इसके भौगोलिक प्रभाव को देखें तो विश्व के लगभग 192 देशों में संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियां खतरे में देखी गई है। द्वीपों की विशेष संवेदनशीलता को ध्यान में रखा गया है, यानी जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, वहां पर वृक्ष प्रजातियां विशेष तौर से खतरे में है, क्योंकि वहां पर होने वाले शहरी विकास और कृषि के लिए वनों की कटाई के कारण द्वीपों पर खतरे में पड़े पेड़ों का जो अनुपात है वो सबसे अधिक है और आक्रामक प्रजातियों और बीमारियों के कारण खतरा और भी बढ़ गया है। अगर हम विशिष्ट क्षेत्रीय डेटा देखें तो दक्षिण अमेरिका में 13,668 जो मूल्यांकित वृक्ष प्रजातियां हैं उसमें से 3,356 प्रजातियां खतरे में है और मुख्य रूप से कृषि और पशुधन से जुड़े वनों की कटाई के कारण ही वो खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बात करें तो जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ते समुद्री स्तर और वैश्विक जो भयंकर तूफान आ रहे हैं उनकी घटनाओं के कारण अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा पड़ता है? मान लिया ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे आप जानते ही हैं और ये मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में आप जानते हैं। तो इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम कहते हैं। तो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो बढ़ता समुद्री स्तर है और भयंकर तूफान की घटनाएं आती हैं उसके कारण वैश्विक जो वृक्ष संकटग्रस्त प्रजातियां हैं वो विशेष तौर से खतरे के जोखिम में आ जाती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अगर वृक्षों के महत्व को देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका पेड़ों के द्वारा निभाई जाती है, क्योंकि ये कार्बन चक्र, जल चक्र और अन्य पोषक चक्रों के साथ साथ मृदा के निर्माण में और जलवायु के विनियमन में यानी हमारे क्लाइमेट रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पर बहुत बड़ी संख्या में मानव निर्भरता भी है। मानव अलग अलग तरह से अपनी आजीविका इनके माध्यम से चलाता है। IUCN रेड लिस्ट में 5000 से अधिक वृक्ष प्रजातियों का उपयोग लकड़ी के लिए किया जाता है, ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। 2000 से अधिक प्रजातियों का उपयोग दवाओं, भोजन और ईंधन के लिए किया जाता है। अगर हम इनके संरक्षण कार्रवाई के लिए आह्वान की बात करें तो तत्काल आवश्यकता इस बात की है कि इनके संरक्षण के प्रयास किए जाने चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि हम आवास संरक्षण को, इनके हैबिटेट संरक्षण को, हैबिटेट कंजर्वेशन को बढ़ावा दें, पुनर्स्थापना के इनके प्रयास करें और इसके अलावा बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी जो जिस स्थान पर अगर कोई प्रजाति अवस्थित है उस स्थान पर उसका संरक्षण नहीं किया जाता तो उसकी प्रजाति को एक कोई किसी तरह का एक विशेष क्षेत्र बना करके, जैसे कोई बीज बैंक निर्माण करके या कोई वनस्पति उद्यान बना करके बोटेनिकल गार्डन के माध्यम से इन प्रजातियों की संरक्षण को बढ़ावा दे ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। तो एक महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट है। अब इनसे संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। पहला प्रश्न है, हसदेव जंगल की अवस्थिति भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, IUCN यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पराली जलाने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? आपके ऑप्शंस हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रथम वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन किसके द्वारा जारी किया गया है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर या WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।